हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के अंदर राजनीतिक विज्ञान विषय। और राजनीतिक विज्ञान विषय की अगर बात करें तो खंड ब के अंदर इकाई फर्स्ट और फर्स्ट इकाई का पहला लेसन भारतीय संविधान की विशेषताएं हम पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगर बात करें तो उसमें 4 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दूसरा हमने पढ़ा था प्रस्तावना प्रियम्बल। तीसरी जो विशेषता हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और चौथी जो हमारी विशेषता थी वह थी लिखित व निर्मित संविधान, रिटन एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। चौथी जो हमने विशेषता पढ़ी थी लिखित व निर्मित संविधान, यहाँ से पिछली बार 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा गया था। प्रश्न कुछ यूँ था कि भारतीय संविधान को लिखित व निर्मित संविधान क्यों कहा जाता है। तो हमने जो चौथी विशेषता पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि भारत के संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यानी इस भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने ही इसको लिपिबद्ध किया था। तो इसका जो उत्तर था वो ये है था कि भारत का संविधान ना तो मौखिक है और ना ही परंपराओं पर आधारित है। भारत का संविधान संविधान सभाओं के द्वारा लिपिबद्ध किया गया दस्तावेज है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऐसे उनका उत्तर लिखे आना था। 5वीं विशेषता की अगर हम देखें तो कक्षा 12 थी हमारी और विषय जो हम पढ़ रहे थे वो था आपके राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान और अध्ययन कर रहे थे हम किसका, खंड ब इकाई फर्स्ट और उसका अध्याय फर्स्ट था और लेसन का नाम था हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज नेक्स्ट जो विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे। 4 विशेषता हमने पढ़ी थी। 5वीं जो विशेषता है वह आपकी संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो पहले बात करें लोकतांत्रिक शासन की, तो लोकतांत्रिक शासन कितने प्रकार का होता है। लोकतांत्रिक शासन कितने प्रकार का होता है। तो लोकतांत्रिक शासन की बात करें तो 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है आपके प्रत्यक्ष या जिसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है, और दूसरा होता है आपकी अप्रत्यक्ष, जिसका दूसरा नाम है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, राज्य की संपूर्ण प्रभुत्व जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, जनता के पास होती है। जनता ही सरकार को बनाती है, नीति संबंधी फैसले लेती है और विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है और उन्हें पद से भी हटा सकती है। जबकि अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट है प्रतिनिधि। यहाँ पर जनता स्वयं कानून संबंधी नीति संबंधी फैसले नहीं लेती, तो कौन लेता है, जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वे लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, नीति संबंधी फैसले लेते हैं और विभिन्न पदाधिकारियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ये तो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वर्तमान में अगर हम बात करें तो विश्व में लगभग सभी देशों में आज किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो विश्व में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र शासन प्रणाली है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर भी फिर इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, इसमें एक होता है आपकी संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी होती है आपकी अध्यक्षात्मक
अब संसदात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है? क्योंकि भारत के अंदर हमें नाम पहले तो यही पता लग गया कि भारतीय संविधान की विशेषता है क्या, संसदीय शासन व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, संसदात्मक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि संसदात्मक शासन व्यवस्था होती कौन सी है। तो देखो, संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है ना, कार्यपालिका जो होती है वो अपने कार्य और नीतियों के लिए कह सकते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि कार्यपालिका के अंदर जो मंत्रिमंडल होता है, यह मंत्रिमंडल कहाँ से चुनकर आता है, तो हम बताएंगे व्यवस्थापिका से। कार्यपालिका का जो मंत्रिमंडल होता है वे ही सदस्य किसके होते हैं, व्यवस्थापिका के। कहने का मतलब ये हुआ कि मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी बात ये होती है इसके अंदर कि यहाँ पर अगर बात करें, जिस देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर संवैधानिक प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे। सरकार का अध्यक्ष या सरकार का प्रमुख दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि भारत में अगर संसदीय शासन व्यवस्था है तो फिर भारत के अंदर संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्योंकि शासन की सारी शक्तियाँ संविधान ने किसे दे रखी है, राष्ट्रपति को दे रखी है। जबकि इन शक्तियों का वास्तविक रूप में प्रयोग कौन करता है, तो वास्तविक रूप में इनका प्रयोग करता है सरकार का जो अध्यक्ष होता है, जो मुखिया होता है, प्रधानमंत्री। उनके द्वारा सारी शक्तियों का वास्तविक रूप से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यानी संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की सारी शक्तियाँ संवैधानिक रूप से अगर बात करें तो राष्ट्रपति के पास होती है और वास्तविक रूप से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रमुख और सरकार का अध्यक्ष दोनों अलग अलग पद और दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ये तो है संसदीय शासन प्रणाली, जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख क्या है, विशेषता, जिसको हमने किस देश के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के ब्रिटिश मॉडल प्रणाली से हम इसको अपनाया है हमने, ब्रिटिश मॉडल प्रणाली। अगर आपको पूछे कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है। तो इसका जस्ट उल्टा करो, कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी, व्यवस्थापिका अपना कार्य करेगी। दूसरी बात, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पर है वहाँ पर संवैधानिक प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर आप देखो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति का जो पद होता है वही संवैधानिक प्रमुख है और वही क्या होते हैं, सरकार का प्रमुख होते हैं। ये जो शासन प्रणाली होती है ये कहलाती है आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ये थी आपकी पांचवी विशेषता। नेक्स्ट विशेषता की अगर बात करें तो वो है आपकी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। छठी विशेषता रहेगी आपकी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब हम देखें कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें तो देखो, किसी भी देश के अंदर नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए
जो उन्हें मूल जो अधिकार दिए जाते हैं वे ही आपके क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। यानी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए दिए गए जो अधिकार होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इन मौलिक अधिकारों को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या है, देखो मैग्ना कार्टा की बात करें तो मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर सम्राट जॉन ने वहाँ पर 1215 में, जॉन ने 1215 में क्या किया था, नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित क्या किया था, मैग्ना कार्टा जारी किया था। यानी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने जो एक दस्तावेज जारी किया था उस दस्तावेज को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, जिनका जो मौलिक अधिकार हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेदों की बात करें तो 12 से लेकर के 35 तक जिनका वर्णन है। तो अगर आपको अब बात करें, अगर पूछ लें कि भाई भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जिसके अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इन्हीं क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार हमने लिए कहाँ से, तो ये जो मौलिक अधिकार थे ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको खास करके ध्यान में रखना है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से, और मौलिक अधिकारों वाली जो व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब बात करें कि संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए, संविधान निर्माताओं ने कुल कितने मौलिक अधिकार दिए, तो हम बताएंगे 7। तो क्या वर्तमान में भी मौलिक अधिकार 7 है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 7 में होकर कितने हैं, 6। मूल संविधान में 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 है। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकार में 7 कौन कौन से थे और वर्तमान में 6 कौन कौन से हैं। 7वां यानी जो एक मौलिक अधिकार था उसको कौन सा मौलिक अधिकार था और किस संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि संविधान निर्माताओं के द्वारा 7 कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए थे। तो सबसे जो पहला आता है वो आता है आपके समानता का अधिकार। पहला है आपके समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है आपकी शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह होगा आपके 23 और 24 में। इसको ध्यान में रखना, आप शोषण का अधिकार मत कर देना क्योंकि यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिनका उल्लेख है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, 25 से 28। पांचवा है आपके शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जिनका उल्लेख है आर्टिकल 29 और 30 के अंदर, 29 और 30 में। और छठा है संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, लेकिन
मूल अधिकारों की बात करें तो उसमें संपत्ति का अधिकार भी था, जिनका उल्लेख आर्टिकल 31 में था। और सातवें की अगर बात करें तो सातवां है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 में है। यानी मूल रूप से अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 14 से लेकर के वर्तमान में 30 तक और आर्टिकल 32 में है। 12 के अंदर बात करें तो राज्य की सीधी सी परिभाषा दे रखी है, और 13 के अंदर मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में शरण दी जा सकती है, जिनका उल्लेख है। और आर्टिकल 33, 34 और 35 सैनिक शासन से संबंधित आर्टिकल्स है। अब हम बात करें कि वर्तमान में ये जो 7 मूल अधिकार जो 7 थे, उसमें से वर्तमान में 6 जो मूल अधिकार हैं उसमें एक कौन सा हटाया गया था, तो वो मैं बता दूं आपको कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने पास संपत्ति रखने का अधिकार है, और इस अधिकार का लोगों ने क्या किया, दुरुपयोग किया। लोगों ने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तब जाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर हमारे संशोधन किया गया, और संपत्ति का जो अधिकार था उसको यहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का जो अधिकार था इनको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और क्या बना दिया गया, इसे बनाया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बनाया गया और कहाँ पे रखा गया, तो हम बताएंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 12 है, भाग 12 के अंदर आर्टिकल अनुच्छेद 300 के अंदर इसे रख दिया गया। अनुच्छेद 300 में रखा गया है। वर्तमान में ये जो संपत्ति का जो अधिकार है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 300 के अंदर ये उल्लेखित है। ये तो ये हमारे प्रमुख मूल अधिकार। अब अगर मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो क्या मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है, तो बिल्कुल ली जा सकती है। मूल अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की, और अगर चाहे तो वह उच्च न्यायालय की भी शरण ले सकता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों में एक चीज़ और जोड़ी गई, वो चीज़ कौन सी थी, मौलिक अधिकारों के अंदर अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका उल्लेख था आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। अब इसके अंदर आर्टिकल 21 जो है आपका, इसके अंदर एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, और वो अनुच्छेद कौन सा था, 21A नाम से एक नया आर्टिकल वहाँ पे क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। और किससे संबंधित था, तो मैं बात करूँ, एक अधिकार आया था प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था वो दिसंबर 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन था। ये 86वां
संविधान संशोधन था और संसद में आता है 2002 के अंदर, और 2009 के अंदर ये क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, और 1 अप्रैल 2010 में क्या हो जाता है, लागू होता है। 1 अप्रैल 2010 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी इसके अंदर ये बात जोड़ी गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करना उनका एक अपना क्या है, मौलिक अधिकार है, जिनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 21A के अंदर किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो हम बताएंगे 86वां संविधान संशोधन, जो दिसंबर 2002 के अंदर अधिनियम बनकर आता है, 2009 में क्या होता है, पारित। और इस प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को लागू कब किया जाता है, इस डेट को खास करके ध्यान में रखना। 1 अप्रैल 2010 में ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ये तो था आपके क्या, मौलिक अधिकार। दूसरा जो आपके दे रखा है वो क्या है, मूल कर्तव्य। अब देखते हैं मूल कर्तव्य कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज है। मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का क्या नहीं है, उल्लेख नहीं है। मूल कर्तव्यों का मतलब ये होता है कि संविधान ने नागरिकों के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन देश के नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के प्रति कुछ करें। तो ऐसे कुछ मूल कर्तव्य किनको दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं, जो हमारा करना, जिनको हमारा फॉलो करना हमारा क्या बनता है, कि हमारी ड्यूटीज़ बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए, तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि ज़रूर क्या हुआ है, संविधान में संशोधन हुआ है। तो फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर, 1976 में होता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंदर और अनुच्छेद क्या जोड़ा जाता है, एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है 51। नया अनुच्छेद 51 में फिर कैसे लेकर के कंटिन्यू क्या जोड़े जाते हैं, अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। तो यानी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। किस भाग में वर्णन है, तो भाग 4 क के अंदर। क का मीन्स ये हुआ कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मूल जो भाग है वो भाग 4 है, जिसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया, इसलिए भाग 4 क के अंदर जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के अंदर नया अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 51 नहीं, 51 के बाद में लिखा होगा 51 कैसे लेकर कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए उनको लिखेंगे। तो मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तब हम बताएंगे कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो क्या वर्तमान में 10 मूल कर्तव्य हैं? नहीं, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 10 कर्तव्य की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आर्टिकल्स लिखना है। अनुच्छेद 51 के बाद में आप कैसे लेकर 10 वर्णों को जोड़ लें। क, उसके बाद में ख, ग, घ, यानी 5 अक्षर क वाली लाइन के और 5 अक्षर किसके हो जाएंगे? च वाली लाइन के। इसका मतलब कैसे लेकर ये तक तो हो जाएगा 10 मूल कर्तव्य। अब वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में मूल कर्तव्य
11 है। तो फिर 11वां कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में आया था, 2009 में पारित होता है और 2010 में क्या हो गया था, लागू हुआ था। उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यानी 11वां मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे नहीं। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। जब जोड़े गए तो मूल कर्तव्य कितने थे? उनकी संख्या 10 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन जिसका अधिनियम 2002 में आया था, 2009 के अंदर संसद में पारित होता है, 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, जिसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलवाना अभिभावकों का मूल क्या है, कर्तव्य है। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर पेपर में पूछे कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना अभिभावकों का मूल कर्तव्य होगा। मूल कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो याद रखना, सोवियत संघ रूस से लिए हैं, सोवियत संघ रूस। तो ये थी आपकी छठी विशेषता। आज हमने संसदीय शासन व्यवस्था की जो 5वीं जो विशेषता थी उनका, और छठी विशेषता मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य, जिनका आगे वाला आपका मेन पूरा लेसन भी लगेगा, इन 2 विशेषताओं का अध्ययन किया है, जो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।